मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इमीडिएटली आफ्टर द फिल्म। तो अभी मेरी जनरेशन बदल गई है, ऑडियंस बदल गई है, फिल्में बदल गई हैं। अभी मेरे को नई सोच के साथ बनाऊं। उसके बाद जब मेरे पिताजी गुजरे 2004 में, मैंने काम बंद कर दिया। अगर 10 लोग भी हो, मेरे को फिल्म अच्छी बनानी। तो आपको लगता है कि स्टार्स के होने से फिल्म का जो इकोनॉमिक्स है वो गड़बड़ा जाता है? मैंने कभी ज़्यादा ओवर पे नहीं किया। मुझे लगता है मैं अंडर पे करके, मेरे गाने दूसरी फिल्म में जाते हैं विदाउट माई परमिशन, मुझे बहुत ख़राब लगता है। 60s, 70s, 80s, 90s उस दौर के लोगों से अगर आप उनकी फेवरेट फिल्म्स पूछेंगे, त्रिमूर्ति फिल्म्स में की जो लिस्ट है उनके फेवरेट लिस्ट में ज़रूर रहेगी। गुलशन जी ने ये शुरू किया और लेगेसी आगे बढ़ी और फिर शुरुआत हुई युद्ध, त्रिदेव, मोहरा, विश्वात्मा, प्यार इश्क और मोहब्बत, असंभव, और उसके बाद 21 साल का एक गैप। क्या कहानी है, अब क्या नया आ रहा है, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजीव राय जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले तो इट्स सो गुड टू सी यू। इतनी सारी फिल्में आपकी, इतनी हमने एंजॉय की हैं फैमिली के साथ, अकेले में, सबकी, सस्पेंस, थ्रिलर। उसके बाद सर ये लंबा गैप की पहले वजह बताइए, क्योंकि हमने बहुत मिस किया है आपको। नहीं, गैप तो ऐसा था कि 5-6 रीज़न थे जी। एक तो मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ रीजंस ऑफ क्राइम, जो सबको पता है। वो उस वक्त हालात कंट्री में ठीक, शहर में ठीक नहीं थे, कंट्री का मुझे नहीं पता, पर ये बॉलीवुड में नहीं था, बॉम्बे में बहुत प्रॉब्लम्स थी पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच में, और मैं कहीं ऐसे ही बीच में अटक गया फॉर नो रीज़न। मेरा कोई लेना देना था नहीं, और वो एक ऐसा चैप्टर था जिसको डार्क चैप्टर बोलते हैं। तो मैंने छोड़ा। फिर मेरा एक ही लड़का है, उसको ऑटिज़म था और है। ऑटिज़म ज़िंदगी भर रहता है, पर उसको मुझे ठीक करना था जहाँ तक ला सकूँ। फिर मेरे एक बहुत ऐसा रीज़न, मेरे माँ बाप बीमार हो गए और सोनम के भी, तो वो भी मेरे को देखभाल करनी पड़ी। और फिर मैंने कंट्री छोड़ी, तो मैं आता रहा उनके लिए। पर जब चारों गुजर गए, तो फिर मेरा मोटिवेशन, मैंने सोचा अभी मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो मेरे को अपने मदर फादर से बहुत प्यार था। मुझे लगता था मैं इनके लिए फिल्म बना रहा हूँ, तो जब वही नहीं है तो मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। मैं कंपनी के लिए करता था, डैडी के लिए। तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो गया और मैंने एक सेल्फ रिटायरमेंट ले ली। और मैंने सोचा चलो इस टाइम में मैं लड़के को ठीक करूं, जो मैंने किया। आज वो 98% एकदम ठीक हो गया है। 100% तो ये होते नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम में रहते हैं। तो मेरे लगता है ये पीरियड मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि बच्चे को अगर जब मैं देखता हूँ। और इस पीरियड के बाद अब वो 31 का हो गया है और मेरे भी 20-21 साल गुजरे। मैंने सोचा था फिल्म में कभी बनाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं था मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने दिल में सोचा था, तो इससे नेवर से नो। तो फिर मैं जब आया तो मैंने सोचा अभी एक काम करते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ और अभी मैं बनाऊँ। 2 साल गए सोचने में। फिर मैंने सब्जेक्ट्स लिखे, उसमें से ये ज़ोरा जो मैंने अभी बनाई वो लिखा। फिर जब मैंने अपने आप को रेडी किया तो पैंडेमिक आ गया। 2 साल उस पर गए, तो मैंने पार्ट 2 लिख दिया। फिर टाइम आ गया भाई चलो इसको बनाओ। तो ये बहुत लंबा गैप रहा। आई थिंक बहुत मल्टीपल रीज़न से। एक थिंक मुझे लगता है एक मेन रीज़न होता है जब क्रिएटिव आदमी का मोटिवेशन काम से उतर जाता है। वही हुआ मेरे साथ। और मैं बिज़नेस तो फिल्म्स का ही कर रहा था, मेरी कमाई फिल्मों से आ रही थी, पर मैं डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, ये फ़र्क था। तो मैं लाइमलाइट में नहीं था, तो ये काम मैं बहुत मिस करता था। तो अभी मैंने सोचा चलो मैं 70 साल का हो गया हूँ, तो क्या मैं बनाऊँ, क्या मेरे से बन सकेगी और क्या मैं कर पाऊँगा। तो ये एक बहुत मुझे इस बात का डर था। तो मैंने बोला अभी छोड़ो, डर को एक तरफ रखो, कहते हैं ना कूद जाओ पानी में। तो मैंने बोला चलो एक ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं सेफ़ मेजर मैंने लिया। सेफ़ मेजर ये कि मैं इसको इतने कम बजट में बनाऊंगा कि अगर थोड़ा सा भी बिजनेस होता है, अगर होता है, तो ये हिट करवाई तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने गणित लगाया इसके ऊपर, और मेरे को इस बहाने मैं 20 या 30 नए लोगों को ले पाऊंगा
और उनके साथ काम कर पाऊँगा और मैं चांस दूँगा सबको, और मैं भी सेफ ज़ोन में हूँ और मैंने एक अच्छा कर्म भी कर दिया, तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। कि इसमें मैं कोई प्रेशर में नहीं हूँ, कल फ़िल्म चले नहीं चले, सब चाहते हैं चले, क्योंकि जब पिक्चर नहीं चलती तो दुःख ये होता है कि जो ऑडियंस गई है उनका सिर दर्द होता है और वो कंप्लेन करती है, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। और उनका टाइम भी व्यस्त हुआ, फिर वो आधे लोग बोलते हैं हम डॉक्टर के पास जाना पड़ा एनासिन खाने, तो लोग आते हैं थिएटर में सिर दर्द लेके कि हमारा ये सिर दर्द जाए, और अगर वो उसको डबल सिर दर्द दे देते तो उसकी ऑडियंस की हालत ख़राब हो जाती। तो इसलिए हम एंटरटेनमेंट ये होता है कि जो उनकी उलझनें उनमें से हम निकालें उनको और एंटरटेनमेंट दें, तो मेरा पर्पस यही है बनाने का। लेकिन ये फिल्म क्योंकि बहुत सालों के बाद आ रही थी, तो मुझे थोड़ी सी इसमें ये टेक्निक, नई टेक्निक भी समझनी थी, डिजिटल टेक्निक भी, और एक कहते हैं जैसे मेरे को किसी ने कहा नेट प्रैक्टिसिंग होती है ना, तो वो भी करना था। जी तो ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप फिल्म है लेकिन कमर्शियल है। जी, मैं उस पे आऊँगी, लेकिन क्योंकि अभी जब बात आ रही थी कि आपको बहुत हम लोगों ने याद किया है आपकी फ़िल्मों को इतना वक़्त, थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगी 1997 में जब गुप्त आई, या तभी से ये दौर शुरू हो गया था अंडरवर्ल्ड से जो धमकियाँ आती थी? हाँ जी, ओके, ये था 97 के आसपास था, और मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इमीडिएटली आफ्टर द फिल्म। ओके। या तो ठीक है, मैंने सबको दिल में माफ़ कर दिया, इट्स ओके, जो करे ये लोग जो ऐसा काम करते भुगतते हैं, तो मैंने ये बातें इतना दिल में नहीं रखी किसी के लिए, मैं नहीं जानता ये क्यों होता है, सब बच्चे थे हुँ, और सबको कई बार बुरे सपने देखते कि हम बड़े बन जाएंगे, क्राइम की दुनिया में एंटर कर, इसके ऊपर तो हमारी हर फिल्म बनती है, हुँ, तो इसका नतीजा तो नहीं ठीक होता। तो मेरे को पता था ये अभी है और ये निकल जाएगा, और निकल गया। फिर कॉर्पोरेशंस आ गए हुँ, इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, हुँ, और सारी चीज़ें क्लीन हो गई, और मैं उस टाइम तक निकल गया था। तो हुँ, अब मैं जब वापस लौटा तो अब सब चीज़ें बदल गई हैं। हुँ, तो अभी मेरी जनरेशन बदल गई है, ऑडियंस बदल गई है, फ़िल्में बदल गई हैं। हुँ, तो मुझे वो सब एनालाइज़ करना पड़ा हुँ, कि क्या करूँ? अभी मेरे को नई सोच के साथ बनाऊँ। हुँ, पर मैंने नई सोच के साथ बनाई, पर मैंने एक चीज़ नोट की कि सब ये बोलते हैं कि हम बहुत पुराना सिनेमा मिस करते हैं, बॉलीवुड का जो ओरिजिनल सिनेमा था, कोई डायरेक्टर कर नहीं पा रहा। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने स्टाइल से, एक जो बॉलीवुड का सिनेमा होता है, हुँ। अगर मैं कंटिन्यू करता तो मैं आज क्या बनाता? हाँ, मेरा बिल्कुल यही सवाल था, क्योंकि आप थ्रिलर करते आए हैं या और फिर हालाँकि रोमांटिक फ़िल्म पे भी आपने हाथ आज़माया ठीक है, था। वो भी फ़िल्म अच्छी थी, फ़िल्म अच्छी थी, अच्छी थी ठीक और है। फ़िल्म ने अच्छा बिज़नेस भी या किया, जितनी मेरी या अंडरस्टैंडिंग है। फिर आप असंभव पे आए। या तो उस दौरान भी ये सब चल रहा था, ये सब जो हाँ, ये प्रॉब्लम्स तो मेरी चली ना 4-5 साल। तो फिर मैं फिर वो बाहर रहता आपके था तो ऑफ़िस में वहाँ जो काम अटैक हुआ किया। था? हाँ, तो थोड़ा बहुत था, ऐसे सीरियस भी इतना नहीं था, ओके। पर एक पॉइंट ऑफ वरी तो हो ही जाता है ना। हुँ, तो उसके बाद जब मेरे पिताजी गुज़रे 2004 में, मैंने काम बंद कर दिया। असंभव आई 2004 में जुलाई-अगस्त में, और हुँ, मेरे पिताजी का देहांत हुआ आई थिंक अक्टूबर में, हुँ, और फिर मेरा मन उठ गया। जब आपका मन उठ जाता है, आपका मन तो फिर बहुत आप फ़ोर्स नहीं कर सकते कि, तो छोड़ दिया। और अब तो यही रीज़न था, अब मैं जब वापस आया मेरा मन है करने को, जो हुआ उसको मैं भूल चुका हूँ, और वो अभी मैं देखता हूँ तो एक बुरा सपना था, ठीक है, होता है। और अब मेरा थोड़ा फ़ोकस है, पर अभी एज भी है ना, तो जब एज होती है आप उतना रिस्क नहीं ले सकते, और आप में स्टैमिना नहीं रहती, और आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेने की भी स्टैमिना नहीं रहती। बॉडी थोड़ी आप, एक एज है ना, सबको एज पड़ती राइट, है। राइट। तो अभी मैं स्ट्रेस के साथ काम नहीं करना चाहता। तो मैंने सोचा अगर मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना है, तो इज़ बेटर आई डू लो बजट। तो लोग परेशान हो गए। अब लोग वही सोचते हैं वही कर लो, मैं कैसे करूँ? स्ट्रेस होता है, उसमें बहुत मेहनत, और हुँ, उस टाइम जब मैं 18 साल का था मैं कुछ भी कर सकता था। राइट। अब तो मैं ऑडियंस को यही बोलता है, ठीक है, शायद अब परेशानी होगी, पर मेरी ज़रा उम्र को प्लीज़ देख लो। और मैं सबको ये भी नहीं कह रहा कि सब आओ और देखो फ़िल्म, हुँ, क्योंकि मैं उनका टाइम और पैसा नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। अब देखो, मैं इस उम्र का हूँ और मैंने एक लो बजट की फ़िल्म बनाई है। अगर आपका दिल करता है, आपको ट्रेलर अच्छा लगता है, देखो, और अगर आपको ट्रेलर नहीं अच्छा लगता है या मेरी जितनी प्रमोशन है, तो सोच लो।
अगर उसकी रिपोर्ट अच्छी लगती है, आपके दोस्त देखते तो देखो। तो मैंने देखने के लिए फिल्म बनाई है, मैं घर में बैठ के अपनी फिल्म नहीं देखना चाहता। तो कोई डायरेक्टर, कई लोग बोलते हैं इसने फिल्म बनाई है अभी अपने घर में ही देखेगा बैठ के, तो वो तो बहुत कहते हैं बुरा श्राप है अगर ऐसे आपके साथ हो जाए। लेकिन सर आप ऐसी बात कर रहे हैं, दिस इज सो गुड। मतलब मैंने इतना डाउन टू अर्थ तरह से अपनी फिल्म बहुत ईमानदारी से नहीं रखते देखा है किसी को। मतलब हमने इतने लोगों से मिलते हैं, बात करते हाँ हैं। जी। और अभी जैसे जोरा की बात हो रही है, अब जो फिल्म मेकिंग है, जो टेक्निकल चीज़ें हो गई हैं और जो प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं, अब सैटेलाइट राइट्स के अलावा OTT हाँ, भी OTT, चीज़ें yes. हैं। तो अब में और तब में आप क्या चैलेंज महसूस करते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं? पहले एंटरटेनमेंट नहीं होती थी, कम सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। अब क्या हो गया है, किसी के पास वक्त नहीं है। और जैसे मैं ट्रेन में ट्रैवल करता था, पालगढ़ी एडिटिंग के लिए जाता था लोकल ट्रेन में, और मैं क्या देखता था, सब फ़ोन पर है, सब फुल ट्रेन, सब ने हेडफोन लगाए हैं, कुछ ना कुछ देख, 2-3 लोग बातचीत कर रहे होंगे पर 50% तो फ़ोन पर थे। तो ये सबके हाथ में एंटरटेनमेंट आ गई। और टीवी भी नहीं देखना चाहते लोग, ये बोलते हैं हाँ भी टीवी है, कौन न्यूज़ देखेगा भाई, जो भी देखता है फ़ोन इज़ द मीडियम। तो एंटरटेनमेंट भी मिल गई है और भी एंटरटेनमेंट मिल गई। जैसे आज आप रेस्टोरेंट्स देखें, खाने, आपको बाहर जाके खाना खाना है, आपको एक संडे कहीं बाहर जाना है, तो पहले तो रेस्टोरेंट भी बहुत कम होते थे खाने का, अभी तो हर कोने में अच्छा एक खाने की जगह है। तो वो भी एक तरह की एंटरटेनमेंट है, भी चलो घर में आज नहीं खाना खाते, बाहर चलते हैं। फिर और कुछ लोग तो रील्स ही स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, तो आपके वो पास भी करने को चलता बहुत कुछ रहता हो है, गया हाँ। है। मेरा कहने का क्या मतलब है, बहुत चीज़ें आ गई हैं। जब आप फिल्म भी देखते हो तो उन्होंने वहाँ भी डाइनिंग रखा हुआ है आपका, कि उनको पता है अच्छा अगर ये क्लाइंट फिल्म नहीं देखेगा तो शायद डाइन करेगा, तो इससे हम पैसे कमा लेंगे। राइट। तो पहले तो, अभी तो बाज भी आ गई सिनेमा में, जी। यू नो, सो चॉइस आपके पास बहुत हो गया है। और जब बुरी पिक्चर होती है तो मैंने क्या देखा, मिडिल क्लास आदमी बोलता है कि मेरे इतने 100 रुपये इतने गए पैसे, तो इससे अच्छा मैं फैमिली के साथ कहीं बाहर खाना खा लूँ, मेरा तो यहाँ सिर दर्द हो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। द ऑडियंस इज नॉट टॉलरेंट। हाँ, पहले टॉलरेंट होते थे, उनके पास चॉइस नहीं होता था, अब आपको सीधी गाली पड़ने वाली है। और सोशल मीडिया है तो इमीडिएटली रिएक्शन आ जाता है, ट्विटर पे, एक्स पे और इन सब पे एक सेकंड तुरंत में लोग आएगा। बोलने लगते हैं। तो इसलिए मैं, डरना ही पड़ता है। आप बोलते हो आप फ्रैंक हो, तो मैं फ्रैंक हूँ। और हर डायरेक्टर को इस बात का डर होना चाहिए, और ऑडियंस को भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनके टाइम और पैसे की। और अगर आपने ठीक फिल्म नहीं बनाई है, प्लीज़ उनको फोर्स मत करो। यू नो, अगर मैं उनकी जगह हूँ और मैं एक बुरी फिल्म देख रहा हूँ, तो मेरे ऊपर भी वही गुजरता है जो उनके ऊपर गुजरता है। तो यू हैव टू बी कंसिडरेट, एंड ऑडियंस इज नॉट टॉलरेंट, कीप दिस इन माइंड। पहले जो एकदम छोटी पिक्चर, बुरी पिक्चर कह लो या C ग्रेड कह लो, D ग्रेड होता, तो वो भी पैसा कमा लेती। और अब वो ज्यादा चीटेड फील करने लगे कि नहीं ये तो हमसे कुछ और प्रॉमिस किया गया था, हमारा तो पैसा और वेस्ट दूसरी हो चीज गया। क्या है, सब अंग्रेजी पिक्चरें देख रहे हैं, तो हम कैसे उस लेवल पर आएंगे। अब मैंने F1 देखी, हाउ डू वी कम टू दैट लेवल? तो वो कंपैरिजन सिर्फ हिंदी से नहीं हो रहा है, कंपैरिजन ग्लोबल सिनेमा से हो रहा है, और पैन इंडिया से भी हो रहा है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कर्नाटका, बंगाली ऑल्सो, गुजराती ऑल्सो, पंजाबी ऑल्सो। तो देयर इज सो मच कंपटीशन। तो जोरा के लिए किसी स्टार को अप्रोच किया आपने, क्योंकि आप इतने नहीं, लंबी मैं ये फहरिस्त फिल्म, अच्छा। मेरा ये, इस फिल्म का USP है 2 करोड़। तो मेरे को कोई स्टार नहीं मिलेगा, मैं एडवांटेज नहीं ले सकता। और इसके अंदर मुझे सब कुछ शूटिंग करनी थी, शूटिंग का बजट था, तो मेरा मन ही नहीं था। मेरा मन था क्या मैं लो बजट, एकदम ज़ीरो बजट, लो नहीं, ज़ीरो बजट की फिल्म बना सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरे माइंड में कोई नहीं आया इस फिल्म में। मैं ये नहीं कह रहा आगे चल के मैं यही करता रहूँगा। तो जो मेरा एक फोकस था वो इसके ऊपर था, ये अचीव करना था मुझे, कि ये क्या मेरे से होता है कि नहीं होता है। बड़ी पिक्चरों में तो मैं सक्सेसफुल रहा हूँ, राइट। छोटी फिल्म में मैं सक्सेस मुझे मिल सकती है, मुझे डाउट कभी कभी आता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है 2 करोड़ का जो फॉर्मूला है। आज के वक्त में सर कंटेंट इज द किंग। और तो कंटेंट तो मैंने डाला है। हाँ, लोग बोलते हैं, लोग ये भी बोलते हैं एक्टर्स मत लो। जब अब मेरे से सब बोलते हैं
आपने भी पूछा कि आपने स्टार्स क्यों नहीं लिए, सब पूछते। जब मैंने नए लोग लिए तो सब बोलते आपने अपने दोस्तों को क्यों नहीं लिया। इमीडिएटली ये रिएक्शन आता है, तो आता है ओके। तो मेरे को सोचना पड़ता है, मैं मजबूर हो जाता हूँ सोचने पे। देखो ये लोग इसके बारे में सोचेंगे, इसलिए मैं पहले ही बोल दूँ, इसके पहले कि मैं बोल रहा हूँ सोच समझ के फिल्म देखो, क्योंकि इसमें स्टार्स नहीं हैं, इसमें मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, और इसमें बॉलीवुड के लोग हैं ही नहीं, और ऊपर से जो पैसा है नहीं है, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। समझ रहे हो? रिलीज नहीं करता, मैं फिल्म छोड़ देता अगर अच्छी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो खरीदेगा, कोई तो टिकट खरीदेगा, कोई तो देखेगा। तो भले 10 लोग हो, अगर 10 लोग भी हो, मेरे को फिल्म अच्छी बनानी, तो मैं वो पॉइंट मेरे लिए बहुत क्रिटिकल पॉइंट एज अ डायरेक्टर। तो साथ साथ मेरे को सच भी बोलना है, मेरे को ऑडियंस को चॉइस देनी चाहिए ना, एक चॉइस। तो मैंने ऑडियंस के आगे अपना मुद्दा रख दिया। अब सोच लो, तो आपको लगता है कि स्टार्स के होने से फिल्म का जो इकोनॉमिक्स है वो गड़बड़ा जाता है? नहीं है, देखो स्टार्स अगर ज़्यादा लेंगे तो गड़बड़ाएगा, अगर स्टार्स रीजनेबल हैं और कई लोगों के साथ रीजनेबल होते हैं फिर नहीं गड़बड़ाएगा। तो आपका इस पूरी जर्नी में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, मेरा तो अक्षय कभी के साथ आपने मेरा काम कभी गड़बड़ नहीं हुआ इस मामले में। मैंने कभी ज़्यादा ओवर पे नहीं किया, मुझे लगता है मैं अंडर पे कर गया। मुझे उस बात का बहुत अभी वो 50,000 वाला जो आपका किस्सा है वो उस पर अंडर पे नहीं किया, उस टाइम कॉस्टिंग ही यही थी। अच्छा, उस टाइम मैं क्या कह रहा था कि उस दौर माधुरी को में आपने बजट ही 1 करोड़ से नीचे का था। हाँ, तो मेरे 40 एक्टर थे। तो उस टाइम मैंने जो बोला, जो सामने वाला अगर खुश हो गया और सामने वाले को लगा कि आई एम बीइंग पेड ओके फॉर सो मेनी डेज एंड आई वांट टू डू दिस फिल्म, तो मैंने कोई इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया ना, मैंने कोई एडवांटेज नहीं लिया। एक्चुअली उन दिनों में प्राइसिंग बहुत कम थी। मैं एक्चुअली जो आर्टिकल था मेरा जो आया है, ये 50,000 वाला किस्सा, वो मैं ये कहना चाहता था देखो दुनिया कितनी बदल गई है। हाँ, मैंने आई थिंक सोनम को 25 या 30 या ऐसे ही कुछ रेट ही ऐसे थे। तो उस टाइम हीरोज के भी रेट कम थे और फिल्म का ओवरऑल हाँ, पर मैं कहना क्या चाह रहा था, कहाँ 50,000। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि माधुरी को मैं गिरा रहा हूँ या नीचा दिखा रहा हूँ। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि अगर ये प्राइस थी, आज वही प्राइस शायद 5 करोड़ हो गई। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 5 करोड़ किसी ने नहीं बोला, 50,000 बोल दिया, कंपैरिजन नहीं की, तो हेडलाइन आ गई 50,000 की। राइट, तो दैट वाज नॉट अंडरमाइनिंग एनीबॉडी, इट वाज कि कितना बॉलीवुड बदल गया है। मैं एक जनरल बात कर रहा था। तो उस जनरल बात में आज वही चीज़ को वही सिचुएशन में आपको शायद 5 करोड़ देने पड़ेंगे या ज़्यादा 15 करोड़, आई डोंट नो। अच्छा, आपकी फिल्मों में म्यूजिक का एक बड़ा रोल रहा या है। विजू शाह के साथ आपका इतना लंबा एसोसिएशन है और जबरदस्त हिट, जबरदस्त। 7 समुंदर पार पे हम आज भी डीजे पे डांस करते हैं। इस फिल्म में कोई गाने नहीं है? हाँ, एक गाना है, टाइटल गाना, आगे और पीछे, मतलब दोनों में। और मैं गाने बिठा नहीं पाया, कहानी खराब हो रही थी। दूसरा मेरा बजट भी नहीं अलाउ कर रहा था, क्योंकि उसको पिक्चराइज करना पड़ता है, और एक 1 सॉन्ग कैन कॉस्ट यू एनीथिंग, पिक्चराइज 1 to 5 10 करोड़ डिपेंडिंग डांसेस हैं कैसा है, सेट बना रहे हो नहीं बना रहे हो। तो मेरे को गाने फिट नहीं करने थे, तो मेरी कहानी रुकती थी। तो मैं बहुत खुश था इसमें, एक्चुअली गाने नहीं। लेकिन आपके जो गाने हैं, गली गली, तू चीज़ बड़ी है, वो आज उनका बड़ा रिमिक्स होके और कुछ और ही शक्ल उनकी हो जाती है। कैसे लगते हैं वो आपको गाने? क्या टेक रहता है उन पे आपका? रीमिक्स गाने जी, उनको गली गली में, केजीएफ में भी आया है एक। नहीं, वो देखो जब मेरे गाने दूसरी फिल्म में जाते हैं विदाउट माय परमिशन, मुझे बहुत खराब लगता है। मैं बोल देता हूँ कि वो परमिशन नहीं लेते। तो आपसे कुछ कभी मेरे लिए तो वो एक तरह की चोरी है, बिकॉज मैं जहाँ तक आई एम कंसर्न, मैंने सारे राइट्स दिए, लेकिन वो राइट नहीं दिया कि आप दूसरी फिल्म में डाल दो। वो कॉन्ट्रैक्ट पर इट इज़ अंडरस्टूड फॉर द म्यूजिक कंपनी कि हमारे पास सब कुछ है। मतलब ये हो गया कि आप बीवी छोड़ दो, बाल बच्चे छोड़ दो, सब हमारा है। ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। तो दिस इज़ अ क्राइम एक्चुअली, और ये ऐसे होना है अनप्रोफेशनल। और मैं कई बार लड़ा भी हूँ, जीता भी उसके ऊपर। और ये प्रोड्यूसर्स के साथ अन्याय है, लंबी कहानी हो, और सबको पता है इंडस्ट्री में। तो एक मैं हूँ जो उठाऊँ, स्टैंड लिया मैंने, और मैं यही कोशिश में हूँ कि आप गाने दूसरी पिक्चर में मत डालो,
आप परमिशन लो प्रोड्यूसर से, क्योंकि आप उस फिल्म की गुडविल उस पर डाल रहे हो। अगर मेरी फिल्म त्रिदेव चली हुई है, आप उसका अंश उस पर डाल दोगे तो उसका गुडविल उस पर क्या, तो यू हैव टू आस्क भी। तो गाना ऐसे तो नहीं चला ना, फिल्म में हुआ तो चला ना। तो वो कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, और मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप कोई डीजे रीमिक्स कर ले या कोई डिस्क जॉकी कर ले या क्लब में बज रहा है, वो क्या प्रॉब्लम है। तो गाना पॉपुलर होता है, शादी में बजता है, वो प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आती है जब वो आप लेके फिल्म में डाल देते हो। अगर कोई लोग बजा रहे हैं कार में या शादियों में या नाइट क्लब्स में, या 100 लोगों ने मेरे को रोज रीमिक्स भेजते हैं लोग, तो मुझे लगता है गाना पॉपुलर है तो रीमिक्स हो रहा है, तो मैं क्यों रोकूंगा उसको। लेकिन वो इलीगल है, मेरे से परमिशन ले लेंगे तो अच्छा है, मैं कुछ करता नहीं, मैं जाने देता। बिल्कुल, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस तरह के टेक्स ले रहे हैं, इस जो इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, इस पे आप अपनी बात रख रहे हैं। हाँ जी, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। हाँ। और बहुत सारी बातें आपसे हुई, बहुत अच्छा Thank you. लगा सर, बहुत शुक्रिया थैंक हमसे यू बात मैडम, करने के लिए। थैंक यू। गीतम, जी, गीतम बहुत सुंदर नाम है, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।